Assalamu alaikum everyone. Today we will start with oogenesis. Oogenesis means the process of formation of female gametes. सबसे पहले 46 सिंगल क्रोमोसोम्स हैं. oogoनियम होता है. oogoनियम स्टेम सेल है जिससे बाकी सारे सेल्स प्रोड्यूस होंगे फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. ये डिप्लॉइड सेल होता है. उसके बाद इसमें माइटोसिस होगी, डिफ्रेंसिएशन होगी, 92 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे and it will become a primary oocyte. It is also diploid but it is immature है. उसके बाद क्या होगा कि एट बर्थ जो है हमारे पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जब मियोसिस में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर ही अरेस्ट हो जाएंगे इन प्रोफेज 1. मियोसिस के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. तो ये प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाएगा अंटिल ओवुलेशन. जब ओवुलेशन होगी, पुबर्टी जब आएगी तो फिर क्या होगा कि मियोसिस 1 कंप्लीट होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लॉइड सेल होगा. तो इसमें 46 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और साथ एक पोलर बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी. उसके बाद क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte में ही रहेगा जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती. ठीक है, इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 में जाएगा और फिर ये अरेस्ट हो जाएगा. तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. स्पर्म जो है वो आकर इसको फर्टिलाइज करेगा. तो क्या होगा कि मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज. इस तरह से मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर ओवम प्रोड्यूस होगा जो कि हैप्लॉइड सेल होता है. उसमें 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे. ओवम की प्रोडक्शन हो जाएगी, यानी oogenesis इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवम. तो जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि स्पर्म ने जस्ट पेनिट्रेट किया है oocyte को. oocyte था, स्पर्म ने आके उसको पेनिट्रेट कर दिया, तो इसको हमने बोल दिया कि ये फर्टिलाइजेशन है. लेकिन अभी उनका डीएनए सेपरेट ही है. ठीक है, यहाँ पर आके इसके बाद एक चीज़ बनती है. सेकेंडरी oocyte के बाद oocyte बनता है, थोड़े से टाइम के लिए बनता है. ठीक है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू दी स्पर्मेटिड. ठीक है, एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, फिर इसकी रैपिडली मैचुरेशन हो जाती है इनटू दी ओवम. लेकिन ओवम में भी सेपरेट प्रोन्यूक्लियस होते हैं, मेल और फीमेल. यानी फीमेल और मेल प्रोन्यूक्लियस अलग-अलग होते हैं. जब उनकी फ्यूजन होती है मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस की, तो फिर ये बनता है ज़ाइगोट. यानी फर्टिलाइजेशन में सिर्फ पेनिट्रेशन हुई है, ओवम में उनके प्रोन्यूक्लियस अभी भी अलग-अलग ही पड़े हुए हैं. जब वो भी फ्यूज़ कर जाएंगे तो फिर ये बनेगा ज़ाइगोट. तो इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं कि प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 में अंटिल ओवुलेशन, और सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 में अंटिल फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती विद इन 1 डे तो फिर सेकेंडरी oocyte डिजनरेट कर जाएगा. और प्राइमरी oocyte बिगिन करता है मियोसिस 1 फीटल लाइफ में, और फिर कंप्लीट करता है मियोसिस 1 जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन. मियोसिस 1 इज अरेस्टेड in prophase 1 for years until ovulation, and meiosis 2 is arrested in metaphase 2 until fertilization. Next comes the ovulation. Ovulation means the release of secondary oocyte. यानी फॉलिकल में हमें पता है, ओवेरियन फॉलिकल में जो है वो ये oogenesis का प्रोसेस चल रहा होता है. जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो इसको हम बोलेंगे ओवुलेशन. एंड इट इज़ कॉज बाय सडन LH रिलीज. LH की सर्ज होती है एट मिड साइकिल. हमने देखा था कि एस्ट्रोजन नॉर्मली तो इनहिबिट करता है LH की रिलीज को, लेकिन मिड साइकिल पे हाई एस्ट्रोजन जो है वो ट्रांजिएंटली स्टिमुलेट कर देता है LH की रिलीज को. LH सर्ज होगा और फिर ओवुलेशन हो जाएगी. इसमें एक होता है मिडल शीमर्स यानी मिडल हर्ट्स. पेन होती है विद ओवुलेशन. इट इज़ एसोसिएटेड विद पेरिटोनियल इरिटेशन फ्रॉम नॉर्मल ब्लीडिंग अपॉन फॉलिकुलर रप्चर. फॉलिकल जब रप्चर करेगा थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, पेरिटोनियम की इरिटेशन होगी जिसकी वजह से पेन होगी ओवुलेशन के साथ. यूजुअली ये यूनिलेटरल और माइल्ड होती है एंड इट कैन
mimic acute appendicitis. Next comes the menstrual cycle. इसमें अब दो साइकिल्स होते हैं, ओवेरियन साइकिल और एक यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल ओवरी में चल रहा होता है और यूट्राइन साइकिल यूट्रस में, और ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। ओवेरियन साइकिल में भी आगे दो फेजेस हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, और यूट्राइन साइकिल में भी दो फेजेस हैं, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। फर्स्टली जीएनआरएच रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी पैक करेगा, एफएसएच और एलएच रिलीज होंगी। पहले अगर हम ओवेरियन साइकिल को देखें, ओवरीज में पड़े होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, इन पे जाके एफएसएच एक्ट करता है और वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। डेवलपिंग फॉलिकल दिखाया हुआ है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। फिर क्या होगा, 14th डे पर ओव्यूलेशन होगी जब एलएच का सर्ज आएगा। ओव्यूलेशन में सिर्फ जो एक ओवोसाइट रिलीज होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक डेड फॉलिकल होता है, एंड देन इट विल स्लोली डिजनरेट एंड इट विल बिकम कॉर्पस एल्बिकन्स। अगर हम यूट्राइन साइकिल देखें, दैट इज़ अकरिंग इन यूट्रस, तो फर्स्ट 7 डेज में मेंसेस हैं। उसके बाद क्या होता है, नया साइकिल स्टार्ट होता है। यहाँ से सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर ओवरीज में फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ये रिलीज़ करेंगे एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है प्रोलिफरेटिव फेज़ में। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम की का हाइपरप्लेजिया कर हाइपरट्रॉफी करवाती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम का सेल का नंबर ज़्यादा हो जाता है। इट स्टिमुलेट मसल एंड बोन ग्रोथ, एंडोमेट्रियल ग्रोथ। इसके अलावा फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। अगर हम इस फर्स्ट फेज़ को देखें, जिसमें एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि फॉलिकल्स मैच्योर होते जा रहे हैं और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता जा रहा है। हमें पता है एस्ट्रोजन एफएसएच और एलएच को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एफएसएच का लेवल कम हो रहा है और एलएच का वैसे ही लेवल स्टडी लेवल पे जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन लो कंसनट्रेशन पे इनहिबिट करता है एलएच को। बट जब एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे पहुंच जाता है, तो फिर क्या करता है कि एट हाई कंसनट्रेशन एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक से एलएच की कंसनट्रेशन ज़्यादा करवा देता है। मिड साइकिल पे एलएच सर्ज करवाता है एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से होती है ओव्यूलेशन। उसके बाद आ गया कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक डेड फॉलिकल होता है। कॉर्पस ल्यूटियम ने 3 हार्मोन सिक्रिएट करने होते हैं, एस्ट्रोजन, इनहिबिन और प्रोजेस्टेरोन। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एस्ट्रोजन का लेवल पहले तो ड्रॉप हुआ है और फिर ये थोड़ा सा मतलब डिटेक्टेबल होगा इसका लेवल एस्ट्रोजन का। और उसके बाद इनहिबिन को अगर हम देखें तो ये इनहिबिट करता है एफएसएच के लेवल को। एफएसएच कम हो गया क्योंकि अब हमें फॉलिकल्स की ज़रूरत नहीं है। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि फॉलिकल्स बना रहा था। अब थर्ड हार्मोन, सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन इस फेज़ का है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी पीक आती है एट मिड ऑफ द ल्यूटियल फेज़, यहाँ पर इसकी पीक आ रही है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि ये इनहिबिट कर देता है जीएनआरएच को, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि इसने क्या करना होता है, इसने एंडोमेट्रियल ग्रोथ को स्टिमुलेट करना होता है, यानी कि इसने मेंटेन करना होता है यूट्रस को फॉर प्रेगनेंसी। स्पाइरल आर्टरीज की डेवलपमेंट करवाएगा। सिक्रीटरी फेज़ है तो मतलब ग्लैंड्स की सिक्रीशन ज़्यादा करवा देगा, जिसकी और सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से और स्पर्म्स एंटर नहीं हो सकेंगे। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को प्रिवेंट करता है, हमने देखा था, यानी कि अब सेल का नंबर तो नहीं इंक्रीज़ हो रहा, वो तो हाइपरट्रॉफी एस्ट्रोजन करवा रहा था। अब यहाँ पे सेल का लेकिन साइज़ ज़रूर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ग्लैंड्स की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, स्पाइरल आर्टरी ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से एडीमा हो रहा है, सेल का साइज़ ज़्यादा हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा करवाता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को कम करवाता है, एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करवाता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग और प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है।
यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ने मिलके प्रिपेयर करना होता है यूट्रस को फॉर फर्टिलाइजेशन। और सेक्रेटरी फेज में इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेस्टेरोन का, और प्रोलिफरेटिव फेज में मेन रोल होता है एस्ट्रोजन का। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती जैसे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, तो यहाँ से जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब यहाँ पर आके ड्रॉप कर जाएगा, तो फिर क्या होगा कि इसने जो सपोर्ट किया हुआ था एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी और ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें इसने प्रोजेस्टेरॉन जब कम होगा तो ये जीएनआरएच को इनहिबिट नहीं करेगा। जब जीएनआरएच इनहिबिट नहीं होगा तो फिर एफएसएचएलएच का लेवल ज़्यादा होगा और फिर नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो एमसीक्यू आ सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब पीक पे होता है, तो इसमें जो फॉलिकुलर फेज़ है उसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है और इसकी लेंथ फ्लक्चुएट कर सकती है, जबकि ल्यूटियल फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है एंड इसके फिक्स्ड 14 डेज़ जो हैं इसके फिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने देखना हो कि अगर किसी का 28 डेज़ का साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रही है, क्योंकि ये फेज़ तो 14 डेज़ फिक्स है ना। तो अगर हम 28 में से 14 माइनस कर दें जो कि फिक्स्ड ल्यूटियल फेज़ था, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रही है। अब ये 14 डेज़ हैं, ये भी 14 डेज़ हैं। यहाँ पे मिड पे जाकर प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक कर है, यानी कि 7 डेज़ के बाद। तो अगर हम 14 में और 7 ऐड कर दें तो मतलब 21 डेज़ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक करेगा, ठीक है। और यूट्राइन साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज होता है एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट एंड इज स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन, और सेक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन होती है फॉर इम्प्लांटेशन एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोजेस्टेरोन। इसमें मेन हार्मोन एस्ट्रोजन है, इसमें प्रोजेस्टेरोन है।